आज है 21 जून। हम 21 जून की करंट अफेयर पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और 21 जून को ना आपको पता है कि इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है, ठीक है। और आज ना हम जो पीपीटी लेके आए हैं उसमें इंटरनेशनल योगा डे को मेंशन नहीं किया गया है। कल वाली वीडियो में हम इसकी हिस्ट्री और इन सबको मेंशन कर देंगे, ठीक है। 21 जून को बस इतना याद रखिए कि इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। और जो थीम है ना इस बार की, वो थीम है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, ठीक है, ये है थीम, इसको दिमाग में रखना। और अब चल लेते हैं अपने पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न ये है कि हाल ही में चर्चा में रहा बदावन बंदरगाह को ऑल वेदर ग्रीन फील्ड ड्रिप ड्राफ्ट मेजर पोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है। निम्नलिखित राज्यों में से बताएं बदावन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है उड़ीसा। तो इसमें से जो सही उत्तर है वो है बी, यानी कि महाराष्ट्र। देख लेते हैं। देखो ये है ना, ये इंटरनेशनल रूट हैं जो कि शिपिंग के रूट हैं, ठीक है। और इसमें ना बदावन पोर्ट कहाँ पर है, ये यहाँ पर है लगभग, ठीक है, इस स्थान पर महाराष्ट्र में, ठीक। अब यहाँ पर एग्जैक्ट अगर आप इसकी लोकेशन देखना चाहते हैं तो देखो ये देखिए, ठीक है, ये है अपना बदावन पोर्ट, ठीक है। और आप ये जो देख रहे हो ना, ये यहाँ पर जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है इसमें, ये है बदावन पोर्ट। और इंटरनेशनल रूट भी देख सकते हो, ये रेड सी से होते हुए गल्फ ऑफ एडन से होते हुए जाता है, जो मलक्का स्ट्रेट से होते हुए जा रहा है, ठीक है। और श्रीलंका के नीचे से एक रूट ऐसा भी है जो कि फारस की खाड़ी में जाता है और वो हॉर्मुज स्ट्रेट से होते हुए निकलता है। यहाँ पर है हॉर्मुज स्ट्रेट, ठीक है। और किसके नियर से जाता है, और भारत के जो वेस्टर्न कोस्ट है उसके पास से जाता है, ठीक है, इतना दिमाग में रखना है। और यहीं पर है बदावन पोर्ट, तो ये यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं हम इस रूट को भी और इस रूट को भी, ठीक है, याद रखना। चलो देख लेते हैं आगे कि इस बंदरगाह का निर्माण जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड द्वारा गठित एक स्पेशल पर्पस व्हीकल, जो स्पेशल पर्पस व्हीकल होता है ना एसपीवी का क्या होता है कि ये किसी स्पेसिफिक कार्य के लिए गठित कर दिया जाता है। किसी स्पेसिफिक कार्य के लिए अगर कोई संगठन या कुछ ऐसा अथॉरिटी गठित कर दी जाए तो वो क्या होगा, वो होगी एसपीवी, ठीक है, ताकि वो कार्य को एक जल्दी कंप्लीट किया जा सके, एक द्रुत गति से कंप्लीट किया जा सके, ठीक है। इस बंदरगाह का निर्माण महाराष्ट्र के पालघर जिले में किया जा रहा है, ठीक। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस नॉर्डिक देश द्वारा कैप्साइसिन युक्त नूडल्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऑप्शन है नॉर्वे, दूसरा है फिनलैंड, तीसरा है डेनमार्क और चौथा है स्वीडन। तो इसमें से जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि डेनमार्क। देखो देख लो एक बार, ये क्या है कि कैप्साइसिन एक ऐसा पादप रसायन है जो मिर्च को तीखा स्वाद देने के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। ये तो कैप्साइसिन का काम खत्म हुआ। अब देखो ये जो नॉर्डिक देश है ना, इनके बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं, आपको पता ही होगा, ठीक। लेकिन फिर भी ना हम इस रीजन को एक बार मैप के थ्रू देख लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट रहता है ये एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। देखो हम जो बात करने वाले हैं अभी, जैसे ये है अर्थ, ठीक है, हम जो बात करने वाले हैं वो इस क्षेत्र की बात करने वाले हैं हम, ठीक है। इस क्षेत्र की बात देख लीजिए एक बार, ये लगभग यूरोप के नॉर्दर्न रीजन की बात करेंगे हम, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो ये देखिए, ये सतरंगी कलर का देखिए एक बार कि ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये कंट्रीज हैं। ये तो जो येलो कलर का दिखाई दे रहा है ये असल में ना रूस है, ठीक है, रूस है जो कि एशिया का भाग है और कुछ इसका भाग यूरोप में भी आता है, ठीक। इतनी बात क्लियर हुई। और अब हम समझेंगे इस वाले रीजन को, ये वाला रीजन जो है, ठीक। और इसमें ये देश जो हैं, ये कौन से देश हैं, ये हैं बाल्टिक कंट्रीज। और ये जो सी है ये है बाल्टिक सी, और ये क्या है, ये है उत्तरी सागर, ठीक है। अब हम इसको एक बार देख लेते हैं सही से। देखो अगर हम बात करें कि भाई जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं वो कौन से हैं, तो एक बार ये देखो, ये है फिनलैंड, ये है नॉर्वे और ये है स्वीडन। अब देखो समझ में क्या आ रहा है कि अगर कोई पूछे ना कि वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट अगर इन्हें लगाने के लिए बोल दे, तो आपको दिमाग में रखना है कि सबसे पहले फिनलैंड है, फिर है स्वीडन और फिर है नॉर्वे, ठीक है। ये 3 देश हो गए। अब इनके अलावा एक देश है यहाँ, ये देखो, ये है डेनमार्क, ठीक है, ये है डेनमार्क, ठीक, 4 हो गए। इसके अलावा एक ये देखिए, ये है आइसलैंड, ठीक है, यहाँ देखिए ये आइसलैंड है, ठीक। अब इन देशों को ना नॉर्डिक कंट्रीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नॉर्डिक कंट्रीज, ठीक है। इन्हीं में आपका क्या जोड़ लिया जाता है, इन्हीं में ग्रीनलैंड को भी जोड़ लिया जाता है, ठीक है, ग्रीनलैंड को भी इसमें जोड़ लिया जाता है। और कुछ आइलैंड हैं इन देशों के, उनको भी इसमें जोड़ा जाता है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देशों की बात करें तो यही देश हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या कि अगर आप सागर को देखेंगे तो ये कौन सा सागर है, ये है नॉर्थ सागर और ये है बाल्टिक सी, यानी कि बाल्टिक सागर, ठीक है। ये बाल्टिक सागर है, ठीक, बाल्टिक सागर है, मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा आपको। और ये है नॉर्थ सागर, नॉर्थ सी या उत्तरी सागर, ठीक है, इसको हिंदी में क्या लिखते हैं, उत्तरी सागर, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। अब आपको ना ये देखिए, ये है गल्फ ऑफ बोथनिया, ठीक है, यानी कि बोथनिया की खाड़ी।
बोथनिया की खाड़ी। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब इसके अलावा ये ध्यान रखिए कि ये जो नॉर्थ सी है, नॉर्थ सी और ये जो बाल्टिक सी है, इन दोनों को जोड़ने वाली एक यहाँ पर नहर जाती है। क्या जाती है? नहर। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं कील नहर। क्या बोलते हैं? कील नहर। ठीक है, याद रखना, यूरोप के और मार्गों को भी देखा जाए उसके बावजूद ये दुनिया की पूरी सबसे व्यस्ततम दुनिया की सबसे व्यस्ततम नहर है। ठीक है, रूट के मामले में, शिपिंग के मामले में, अगर शिपिंग के मामले में देखा जाए तो दुनिया की व्यस्ततम नहर है। ठीक है, और किसी भी नहर से ज़्यादा व्यस्त है, याद रखना। ठीक, अब ना आप एक बार व्हाइट सी को देखिए, ये व्हाइट सी, इसको दिमाग में रखना। सफ़ेद सागर नाम आए या व्हाइट सी आए तो आपको बताना है कि ये किस जगह पर है। इसको कौन घेरे हुए है? इसको अगर देखा जाए ना तो रूस यहाँ तक आता है। ठीक है, रूस का ये जो पार्ट है ना, रूस का ये यहाँ तक है। तो अगर देखा जाए तो व्हाइट सी रूस के द्वारा घेरा हुआ है। ठीक, ये बात क्लियर हुई। दूसरी बात ये कि यहाँ पर ना एक बंदरगाह है, और उस बंदरगाह का पता है नाम क्या है? उस बंदरगाह का नाम है आर्कानजेस्क। क्या नाम है? आर्कानजेस्क। ठीक है, आर्कानजेस्क, इस बंदरगाह का नाम याद रखना। इस बंदरगाह का मामला इसलिए याद रखना जरूरी है क्योंकि यहाँ से जब गर्म जल धाराएं आती हैं, अब गर्म जल धाराएं क्या हैं ये तो दिमाग में अगर किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो नहीं होगा, लेकिन जिसने पढ़ा होगा उसके दिमाग में आया होगा। ठीक है, तो ये जो गर्म जल धाराएं आ करके ना उस बर्फ को पिघला देती हैं और आर्कानजेस्क पोर्ट ये चालू रहता है फिर। ठीक है, अन्यथा अगर ये गर्म जल धाराएं नहीं आए तो जो पोर्ट है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। ठीक है, बर्फ के द्वारा रोक दिया जाएगा, साल के अधिकतर समय में इसको बंद करना पड़ेगा। लेकिन ये बंद क्यों नहीं होता? क्योंकि जो गर्म जल धाराएं ये आकर के बर्फ को पिघला देती हैं। ठीक है, तो जो जब हम पढ़ेंगे ना मतलब जब हम जल धाराओं के बारे में पढ़ेंगे तो इनके महत्व के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब ऐसे एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, कि ये महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो, हमने पढ़ा था कि कैप्साइसिन युक्त नूडल्स पर जो प्रतिबंध लगाया है डेनमार्क ने। ठीक है, तो हमने ऐसे कुछ चीज़ों का नाम लेकर के आए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे कि अगर देखा जाए सिरका में क्या है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। संतरा और नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, अब क्योंकि भाई कैप्साइसिन युक्त, कैप्साइसिन किस में पाया जाता है? कैप्साइसिन किस में पाया जाता है? तो वो मिर्च में पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना ये अभी तक मिर्च में ही पाया जाता है, कोई दूसरा पदार्थ नहीं खोजा गया है। ठीक है, दूसरा पदार्थ अभी तक नहीं खोजा गया है, सिर्फ मिर्च खोजी जा सकी है। इधर देखो, सिरका पाया जाता है एसिटिक एसिड में, सिरका में पाया जाता है एसिटिक एसिड, संतरा और नींबू में पाया जाता है सिट्रिक एसिड। ठीक है, इमली और अंगूर में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, और खट्टे दही में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, चींटी का जो डंक होता है उसमें मेथेनोइक एसिड पाया जाता है, बिच्छू का डंक भी मेथेनोइक एसिड पाया जाता है, बिच्छू के डंक में भी, और बिच्छू बूटी नेटॉल में भी मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। बस इन नामों से कंफ्यूज मत होना। ठीक है, किसी जीव जंतु का, अगर कोई जीव जंतु जो जहरीला होता है, काटने वाला, जो चींटी हो, बिच्छू हो, इन सब में मेथेनोइक एसिड ही पाया जाता है। दुर्गंध युक्त मक्खन, सांप वगैरह को छोड़कर याद रखना, दुर्गंध युक्त मक्खन हो तो उसमें क्या पाया जाएगा? ब्यूटारिक एसिड। ठीक है, अच्छा एक और बात अब बताना है आपको जरा कि पालक में क्या पाया जाता है, ये बताना। ठीक है, पालक में क्या पाया जाता है और सेब में क्या पाया जाता है। ठीक है, ये बताना है आपको। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो देखो ये इंग्लिश वालों के लिए है, और ये एक और प्रश्न आ गया, लिखा है कि चर्चा में रहा ब्लू प्लेनेट पुरस्कार निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन है जापान, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा है जर्मनी और चौथा है यूरोपीय यूनियन। इसमें से जो सही उत्तर है वो है ए, यानी कि जापान। ठीक है, अब देखो जापान की जो चर्चा छिड़ी है तो क्यों ना हम इसके मैप को एक बार देख लें। हालांकि दिखा चुके हैं कई बार, लेकिन फिर भी एक बार देख ही लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखोगे तो ये है जापान। ठीक, अब जापान में ना आपको पता है कि ये कई द्वीपों में बटा हुआ है, जिसके मोटे मोटे तौर पर हम 4-5 द्वीपों का नाम देख लेते हैं। जैसे कि ये है द्वीप होक्काइडो। क्या नाम है इसका? होक्काइडो। ठीक है, दूसरा है ये होन्शु द्वीप। क्या है ये? होन्शु। ठीक है, होन्शु कर लो या होन्शु कर लो। ठीक, होक्काइडो, होन्शु। और तीसरा है ये छोटा सा द्वीप, ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला, ये इसका नाम है शिकोकू। शिकोकू। ठीक है, ये क्लियर हुआ। और ये जो सबसे नीचे है इसका नाम है क्यूशु। ठीक है, क्यूशु। लेकिन इस द्वीप के भी साउथ में एक और द्वीप है जो कि इसमें नहीं दिखाया गया है, काफ़ी छोटा द्वीप है, लेकिन आजकल ना वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में बना रहता है। ठीक है, उसका नाम है ओकिनावा। ठीक है, ये दिमाग में रखना। अब देखें तो सबसे ऊपर होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु और ओकिनावा। ठीक है, अब जो जापान की कैपिटल है टोक्यो, वो किस पर है? होन्शु पर है। ठीक है, और दूसरी बात कि जो होक्काइडो आइलैंड है, ये जो होक्काइडो है और जो दूसरा होन्शु है, इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सुगारू स्ट्रेट। क्या बोलते हैं? सुगारू जलसंधि। ठीक है, ये दिमाग में रखिए। ठीक है, और दूसरा एक बार ये देखिए, ये जो साउथ कोरिया है ना, साउथ कोरिया और क्यूशु के बीच में एक स्ट्रेट है, इसको क्या बोलते हैं? कोरियन स्ट्रेट। क्या बोलते हैं? कोरियन स्ट्रेट। इसके अन्य नाम भी हैं, वो भी याद रख लेना। ठीक है, अब एक बार ये देखिए, ये जो आपको सखालिन द्वीप दिखाई दे रहा है ना, क्या नाम है इसका? सखालिन। ये किसका है? ये है रूस का। किसका है?
रूस का, ठीक है। अब इस सखालिन के बीच में और होकैडो के बीच में क्या है, ला पेरोस स्ट्रेट, क्या नाम है, ला पेरोस जल संधि, जल संधि, ये भी दिमाग में रखना है। और फिर दूसरा क्या रखना है, एक तारतरी स्ट्रेट को भी दिमाग में रखना है, जो रसियन जो मुख्य भूमि है उसके और सखालिन के बीच में है, क्या नाम है इसका, तारतरी जल संधि, ठीक है। ये भी दिमाग में रखना है, जो कि सखालिन द्वीप और रसिया की जो मुख्य भूमि है उसमें और रसिया का जो सखालिन द्वीप है उन दोनों के बीच में है, क्या है, तारतरी स्ट्रेट, ठीक है। अब ये जितने भी आपको जल संधियां बताई हैं वो आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। जो चीज़ यहाँ पर बताई है वो सब कुछ आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। ये सी ऑफ जापान है, ठीक। अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो हमने क्या किया है कि इस चीज़ को ना इसी चित्र में समझा दिया है। असल में हम इस चित्र को भी लेकर के आए थे यही चीज़ समझाने के लिए, ठीक है। ये देखो होकैडो, होन्शु और ये शिकोकू और ये क्यूशू, ठीक है, ये दिमाग में रखना। और ये देखिए ये है ओकिनावा, ठीक है, ये ओकिनावा है। इसके नीचे अगर देखा जाए, जैसे कि अगर इस चित्र का देखा जाए, ये वाला जो चित्र है ये क्या है, फिलीपींस सागर, ठीक है, ये पैसिफिक ओशियन है ये हमारा, और ये जो है सी ऑफ जापान है, और बाकी चीज़ हमने आपको बताई दी, ठीक है, दिमाग में रखना है ये चीज़। अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि देखो वर्ष 2024 के लिए पुरस्कार, अब पुरस्कार पर आ जाते हैं क्योंकि हम बीच में समझने लगे थे, ठीक है। रॉबर्ट कोस्टांजा और एक संस्था को दिया गया है, इस संस्था का नाम जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच, ठीक है, ये है इसका नाम। हिंदी में तो क्या ही नाम है इसका, इंग्लिश में देख लेना एक बार, ठीक है। ब्लू प्लेनेट पुरस्कार जापान के असाही ग्लास फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ये वैश्विक पर्यावरण समस्याओं के समाधान प्रदान करने के प्रयासों को सम्मिलित करता है। यह वार्षिक पुरस्कार व्यक्तियों और संगठनों दोनों को प्रदान किया जाता है, ठीक है, व्यक्तियों और संगठनों दोनों को। इसमें पुरस्कार के रूप में ये देखिए इकाई 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, इसमें जो पुरस्कार के रूप में क्या है, $5,00,000 की राशि दी जाती है। कितना, $5,00,000, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आप। अगला प्रश्न ये है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस राज्य में छत्तरगला कहते हैं, कहीं कहीं पर चित्रगला कहते हैं, ठीक है, चित्रगला सुरंग बनाएगा। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है उत्तराखंड और चौथा है जम्मू कश्मीर, ठीक है। इसका जो सही उत्तर है वो है डी, यानी कि जम्मू कश्मीर, ठीक है। देख लेते हैं, देखो क्योंकि इसका ना मैप अवेलेबल नहीं है कहीं पर भी, इसलिए ये किसी तरीके से मैंने निकाला है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन पहले देखेंगे। देखो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI जम्मू कश्मीर में छत्तरगला सुरंग बनाएगा, ठीक है। इसे बसोहली बनी भद्रवाह राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क परियोजना पर बनाया जाएगा, ठीक है। अब एक और बात दिमाग में रखो कि जो बसोहली बनी भद्रवाह राष्ट्रीय राजमार्ग किस रूट पे पड़ता है, तो ये देखो एक रूट है जो हमें जोड़ेगा ना। हमने मुख्य तौर पर ये जो सुरंग बनाने का फैसला किया है, हमने किन दो क्षेत्रों को बनाने का फैसला किया है। सामान्य तौर पर क्या होता है कि कभी जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश को जोड़ रही है, कभी जम्मू कश्मीर से लद्दाख को जोड़ रही है, ठीक है। इन सब क्षेत्रों को जोड़ने के लिए बनाया जाता है। इसमें क्या है कि एक ही राज्य में है, कहाँ पर है वो राज्य, क्या है, जम्मू कश्मीर, ठीक है, ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। और इसमें ना कठुआ क्या है, एक जगह है, एक जिला भी है, कहाँ का, जम्मू कश्मीर का, इसका मुख्यालय भी कठुआ ही है, ठीक है। और एक है डोडा, क्या है, डोडा, ये भी क्या है, जिला है, और इसका भी मुख्यालय क्या है, डोडा ही है, इस जिले का भी मुख्यालय डोडा है, ठीक है। और ये दोनों क्षेत्र कहाँ पर हैं, ये दोनों ही क्षेत्र हैं जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक। तो जो कठुआ है ना, कठुआ को डोडा से मिलाने वाला जो दर्रा है एक, ठीक है, यानी कि क्या है, पास है, और उस पास का नाम पता है क्या है, उस पास का नाम है छत्तरगला पास, क्या नाम है, या फिर चित्रगला पास, चित्रगला दर्रा या पास, ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब दूसरी समझो कि ये चित्रगला पास है ना, ये जो चित्रगला पास है, तो ये चित्रगला पास एक नदी घाटी में है, जिस नदी का नाम है नीरू नदी, क्या नाम है, नीरू या नेरू भी कहा जाता है, नेरू नदी घाटी की जो है, नेरू नदी घाटी में है ये चित्रगला पास, ठीक है। अब नेरू जो नदी है ना, उसके बारे में दो चीज़ समझ लो बस। पहली चीज़ कि ये नदी चंबल की सहायक नदी है, किसकी, चंबल की सहायक नदी है, ठीक है, एक बात ये क्लियर हुई। और दूसरी बात ये समझ लो कि इसका जो उद्गम होता है ना, इस नदी का उद्गम वो कहाँ होता है, तो ये देखो ऐसा है, भद्रवाह एक जगह है, क्या, भद्रवाह, क्या नाम है, भद्रवाह, ये जगह है, ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। और भद्रवाह में ना एक ग्लेशियर है, जिस ग्लेशियर का नाम है आशापत ग्लेशियर, क्या नाम है, आशापत ग्लेशियर, ठीक है, इसका पूरा नाम सोनबेन आशापत ग्लेशियर भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो ये नेरू नदी या नीरू नदी है वो यहाँ से निकलती है, यानी जम्मू कश्मीर में ही आशापत ग्लेशियर से निकलती है, जो कि भद्रवाह में है, और कहाँ मिलती है, जाकर के चंबल में मिल जाती है, ठीक है। तो इसकी नदी घाटी में ही उपस्थित है, क्या, इसी नदी घाटी में उपस्थित है चित्रगला पास, ठीक है। और इसी चित्रगला पास में क्या बन रही है, इसमें बन रही है सुरंग, और उस सुरंग का नाम क्या है, चित्रगला सुरंग,
ठीक है, ये बात क्लियर हुई। इसकी जो अनुमानित लागत है वो 4000 करोड़ रुपए है। इसके निर्माण से कठुआ जिले से डोडा होते हुए श्रीनगर के लिए एक मार्ग बनेगा। और चित्रकला सुरंग का महत्व बताया कि सुरंग 6.5 किलोमीटर लंबी और इससे 20 किलोमीटर की दूरी घटेगी। कठुआ से डोडा तक पूरे क्षेत्र में पर्यटन को भी नई उड़ान मिलेगी। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में यूनेस्को द्वारा स्मृति वन अर्थ को एक म्यूजियम को 7 सबसे खूबसूरत म्यूजियम की सूची में शामिल किया गया है तथा इस म्यूजियम को प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। यह म्यूजियम किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है गुजरात और चौथा है लद्दाख। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि गुजरात। ठीक है, अब देखो, स्मृति वन अर्थ को एक म्यूजियम को यूनेस्को के 7 सबसे खूबसूरत म्यूजियम की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, यह म्यूजियम गुजरात के भुज में स्थित है। इस म्यूजियम को प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। यूनेस्को की तरफ से यह अवार्ड आर्किटेक्चर और डिजाइन के लिए दिया जाता है। किसके लिए? आर्किटेक्चर और डिजाइन के लिए। वर्ष 2001 में कच्छ और भुज में भूकंप से जान गंवाने वाले लोगों की याद में बनवाया गया है ये म्यूजियम। यहाँ साउंड, लाइट और वाइब्रेशन से वर्ष 2001 में आए भूकंप को महसूस कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने अगस्त 2022 को इस म्यूजियम का उद्घाटन किया था। ठीक है, महत्वपूर्ण चीजें डाल दी इसमें, फैक्ट याद कर लेना। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा जनता भवन सौर परियोजना लॉन्च की गई है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है असम, चौथा है छत्तीसगढ़। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि असम। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन लगाना भूल गए, ए, बी, सी और डी। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? सी, यानी कि असम। देख लेते हैं इसके बारे में। असम में जनता भवन सौर परियोजना शुरू की गई है। ठीक है, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन किया है। ठीक है, ठीक है, इस प्रणाली से हर महीने औसतन 3 लाख यूनिट बिजली उत्पादन की उम्मीद है। 25 वर्षीय जीवन काल के साथ यह सौर संयंत्र सालाना 3060 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन में कटौती करेगा। ठीक है, इस सौर ऊर्जा परियोजना के शुभारंभ से असम सचिवालय परिसर देश का पहला ऐसा सिविल सचिवालय बन गया है जो दैनिक खपत के लिए पूरी तरह से सौर ऊर्जा से उत्पन्न बिजली पर निर्भर है। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद कर लेना क्योंकि महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। तो जो कल का प्रश्न है उसको देख लेते हैं कि ईयर बुक। तो देखो, सबसे पहले तो ये अशुद्ध लिखा है, ये क्या होगा? ईयर। ठीक है, ईयर बुक 2024 हथियार निरस्त्रीकरण होगा। क्या होगा? निरस्त्रीकरण। ठीक है, निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं? देखो ये क्या है होगा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी। अब देखो, समझ में, दिमाग में डालिए कि ये जो गलतियां कर रहे हैं ना, जैसे कि इसमें तो पीपीटी में गलती होने से ना एक बात दिमाग में आ गई कि आप लोग जो ऐसे लिख रहे हैं, मैंने ऐसे चेक कर रहा हूँ तो उसमें कुछ चीज़ें जो आप लोगों की मिस्टेक है वो सामने आ रही हैं। पहली मिस्टेक ये कि आप लोग जो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं वो कर रहे हैं बर्तनीय अशुद्धि का लिखना। ठीक है, बर्तनीय अशुद्धि। देखो याद रखिए, अगर आप ऐसे जैसा सब्जेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे में भी आप गलतियां करेंगे। ये तो मतलब असहनीय है एक तरीके से देखा जाए तो। आप बर्तनीय अशुद्धि नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिए। ये जो एग्जामिनर होगा उसको पूरी तरीके से असहज कर देगा। अब वो मान के चलिए, जैसे कोई लिखता है मैं, ठीक है, इसमें बिंदी लगाइए। जैसे कहीं लिखना है आपको मैं, बिंदी लगाइए। कहीं लिखना है हैं, तो बिंदी लगाइए। ये सब, इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए। आप ऐसा नहीं करते हो, मैं के ऊपर बिंदी नहीं लगाते हो, मैं कर देते हो। इसे मैं के ऊपर बिंदी नहीं लगा के मैं कर देते हो, हैं के ऊपर बिंदी नहीं लगा के है कर देते हो। तो ये अशुद्धि हो जाती है, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। ये आपके मार्क्स जरूर कटवाएंगे। समझ में आया? और दूसरी चीज़ जो गलती कर रहे हो आप लोग, जो सबसे बड़ी गलती है, वो है आपको शीर्षक को ही नहीं समझ रहे हो। मतलब ये मान के चलिए, मैंने जितने बच्चों की कॉपियाँ चेक करी हैं अब तक, उनमें से 95% ऐसे बच्चे हैं जिन्हें शीर्षक की समझ ही नहीं है। मैंने अगर एग्रीकल्चर के बारे में निबंध लिखवाया आपसे, तो याद रखिए कृषि का नाम बाद में है। नवीन जो आप प्रौद्योगिकी अपनाओगे, या मान के चलिए सतत कृषि अपनाओगे, या फिर उसका जो भी होगा उसके बारे में हमने एक्स्ट्रा जो चीज़ लिखी उसके बारे में अगर आप एक्सप्लेन करोगे, वो सब बातें बाद में। सबसे आगे हमने क्या कहा है? सबसे आगे हमने कहा है विकसित भारत के लक्ष्य में कृषि का महत्व। अब पता है, अब यहाँ पर आपको क्या समझने की जरूरत थी? यहाँ पर आपको ये समझने की जरूरत थी कि विकसित भारत के लक्ष्य में कृषि के महत्व के बारे में बताना है हमें। आप ले रहे हो बस कृषि को लिया, बस बताने में लग गए एक तरफ से। अरे कम से कम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस तो कराओ कि विकसित भारत भी कुछ है, इसके बारे में भी तो बताओ कि विकसित भारत है। अगर हमने लक्ष्य रखा है तो हमारा कब तक का लक्ष्य है। दूसरी बात यह, अगर विकसित भारत के लक्ष्य में हमारे क्या क्या पैरामीटर होंगे एक विकसित देश बनने के लिए, तो उन सब में एग्रीकल्चर का क्या क्या भूमिका हो सकती है, हमें इस तरीके से एक्सप्लेन करना था। और आप क्या कर रहे हो, एग्रीकल्चर को लिया और बस एक तरफ से लग गए। ऐसे नहीं करना है। आपको दिमाग में रखना है कि आपको शीर्षक को बहुत अच्छे से समझना है, और शीर्षक को समझने के बाद ही आप सबसे पहले कविता दीजिए एक, और कविता देने के बाद में फिर आप उसको एक्सप्लेन करिए और बीच में कोटेशन दे दीजिए। हमने भूमिका वाली वीडियो में इतने अच्छे से समझाया था कि आप कोई भी भूमिका लिखोगे तो कितने अच्छे से लिख सकते हो, उसके बावजूद आप इसका यूज नहीं कर रहे हैं। आप बस अपने परंपरागत तरीकों पर चले आ रहे हो। हमने समझाया था, किस लिए समझाया था? इसीलिए ना कि आप उसका यूज करो, यूज ही नहीं कर रहे हो।
तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। शीर्षक को समझना है, जो नेक्स्ट ऐसे है जो इस मंडे को दिया जाएगा, आपकी कॉपियां कल तक सभी को दे दी जाएंगी। इस मंडे को जो ऐसे दिया जाएगा उसका शीर्षक सही ढंग से समझना, वर्तनी की अशुद्धियां मत करना। इस बार तो आपके कम मार्क्स काटे हैं, भविष्य में आपके और ज़्यादा मार्क्स काटे जाएंगे, ठीक है, याद रखना। अब जो आज का प्रश्न है उसको देख लीजिए कि हाल ही में किस देश का गार्डी सुखदुख द्वीप बढ़ते समुद्री जलस्तर के कारण डूबने के कगार पर आ गया है। अब निम्नलिखित में से बताना है, हाँ, हाल ही में किस देश का गार्डी सुखदुख द्वीप, यानी कि आपको बताना है कि किस देश का है गार्डी सुखदुख द्वीप, ठीक है। इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, पनामा या अल सल्वाडोर। इस देश के बारे में बताइए जो आंसर हो, ठीक है, उस देश के बारे में बताइए और उसकी जियोग्राफी के बारे में जो कुछ भी पता हो उसके बारे में बताइए, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।